कैसे हैं आप सब। आज संडे है और एक बार फिर से मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। आज यहाँ पर कोई एपिसोड जो मैं परंपरागत तरीके से लेकर के आता हूँ। एडिटोरियल वोकैबुलरी, एरर स्पॉटिंग, फिलर्स, क्लोज टेस्ट, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारे जो एपिसोड्स आते हैं उनमें से किसी को लेकर के मैं यहाँ पर आज उपस्थित नहीं हुआ। आज उपस्थिति का कुछ खास कारण है। एक पुराना एपिसोड आता था कमेंट बॉक्स का, जिसमें मैं हर संडे आपके सवाल के जवाब को लेकर के उपस्थित होता था और उस समय में बच्चे सवाल भी पूछते थे। सवाल की संख्या अच्छी खासी होती थी। आजकल बच्चे या तो सर्वज्ञानी हैं या फिर सवाल समझ जाते हैं। मैं इतना अच्छा पढ़ाने लगा हूं तो मुझे नहीं पता माजरा क्या है। बट आज सुबह जब मैं कमेंट देख रहा था तो मैंने सबसे पहले तो नजर पड़ी मेरे सब्सक्राइबर भाई की जो पाकिस्तान से हैं, और उन्होंने एक सवाल पूछा है जो कि वैलिड है, नैरेशन के संदर्भ में है और उस सवाल का जवाब देना तो बनता है। दूसरा एक सवाल जिस पर मेरी नजर पड़ी, जो कि आज से शायद 2-3 दिन पहले पूछी गई थी, मैं उसके लिए प्लान कर ही रहा था कि मैं संडे को आऊंगा, लेकिन आज सुबह वाले उस कमेंट ने इस बात की जो है निश्चिंतता मेरे मन में कर दी कि नहीं, आज तो कमेंट बॉक्स का सेशन लेकर के आना ही है। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। आज बारी है कमेंट बॉक्स की। आपके 2 वैल्यूएबल कमेंट्स हैं जिसका मैं यहां पर जवाब देने के लिए उपस्थित हुआ हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आपके सवाल और उसके जवाब का सिलसिला। तो सबसे पहले तो ये जो मलिक जबरदस्त, आपका स्वागत है यहाँ पर और बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इस चैनल पर हैं और आपको बातें समझ में आ रही है। बाकी जितने भी लोग हैं यहाँ पर सबको बहुत बहुत धन्यवाद और इस चैनल पर बने रहने के लिए। एक है SB गेमर YT, ये जो सब्सक्राइबर है, इन्होंने लिखा है सर पास्ट पार्टिसिपल क्या है। बाकी शाश्वत बहुत बहुत धन्यवाद, नेहा बहुत बहुत धन्यवाद, स्ट्रेंथो गेमर YT बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब बने रहिए। और किसी ने गुरुजी नमस्ते लिखा है, बहुत खुश रहिए सोनू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी जितने भी सब्सक्राइबर हैं जो यहाँ पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हैं। और जो है स्मृति का सवाल है, सर एक्सप्लेन करिए क्वेश्चन नंबर 8 को। ये क्लोज टेस्ट 12 का है, तो मैं देख लेता हूँ क्या है। और सबसे पहला जो सवाल है वो सवाल है कि सर प्लीज हाउ द वर्ड कम चेंजेस इनटू गो इन इनडायरेक्ट नैरेशन। तो मलिक साहब, यहाँ पर जो आपका सवाल है, सबसे पहले तो उस सवाल का जवाब देने से पहले मैं आपको नैरेशन का एक कोर कॉन्सेप्ट समझाना चाहता हूँ कि नैरेशन होता क्या है और नैरेशन हम पढ़ते क्यों है। ये जानकारी आपको नहीं दी गई होगी, बचपन से मुझे नहीं दी गई तो आपको कहाँ से दी जाएगी। हाँ, जब मैं छोटा था, जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं शिक्षकों के सामने अपनी समस्याएं रखता था, तो वो सवाल का जवाब जो है वो कहते थे यही नियम है, ऐसे ही पढ़ना है, यही एक तरीका है। तो यहाँ पर जो सवाल है, ये एक सवाल का जवाब है कि नैरेशन हम पढ़ते क्यों है। ठीक है, तो इसका विस्तार से जवाब मैंने अपने वीडियो में दिया है। ठीक है, और जवाब ये है वहां पर कि जब आप बातें करते हैं और बातें एक जगह से दूसरे जगह जाती है, जैसे कि मान लीजिए कि राम अगर श्याम से बात कर रहा है, तो उस समय में राम क्या है? राम है स्पीकर, है ना, यानी फर्स्ट पर्सन है ये जब बात कर रहा है। ठीक है, और श्याम क्या है? लिसनर। ठीक है, तो ये क्या है? सेकेंड पर्सन। अब यही चीज जब दूसरी बार में श्याम उसी बात को जो राम ने कहा है वो महेश से बात करे, ठीक है, और तो उस समय श्याम क्या हो जाएगा? फर्स्ट पर्सन, क्योंकि अब ये बात कर रहा है, अब यहां पर इस सीन में राम नहीं है, और ये बात जो लिसनर होंगे यहां पर महेश बाबू हो जाएंगे और ये हो जाएंगे सेकेंड पर्सन। तो अब क्या होगा कि अगर श्याम यहां पर बोलता है मैं, राम ने स्टेटमेंट दिया है कि मैं दिल्ली जा रहा हूं। ठीक है, मैं दिल्ली जा रहा हूं। अगर इस लाइन को श्याम यहां पर महेश को राम को कोट करते हुए ये कहता है कि राम ने कहा है मैं दिल्ली जा रहा हूं, तो अभी मैं कौन है? फर्स्ट पर्सन कौन है? श्याम है। तो इस महेश को कंफ्यूजन क्या होगा कि श्याम दिल्ली जा रहा है, ऐसा राम ने कहा है। एक तो ये है। दूसरा क्या है कि जब हम बात कर रहे होते हैं
तो समय बदलता है। जैसे अभी सामने मैं कह रहा हूं कुछ, 2 दिन के बाद अगर उसी बात को कहेंगे तो उसने ऐसा कहा था। मैं कह रहा हूं अभी प्रेजेंट में, 2-4 दिन के बाद आएगी तो कहा था हो जाएगा। तो इस बात को आपको समझना है कि पर्सन क्यों बदल रहा है, टेंस क्यों बदल रहा है। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं अभी अपने बच्चों को यह बताऊं यहां पर कि बच्चे, यहां जो एक सवाल मन में आता है कि दिस को दैट क्यों कहते हैं। ठीक है, दिस को दैट किस परिस्थिति में कहते हैं। ठीक है, नाउ को देन किस परिस्थिति में कहते हैं। ठीक है, और कम को गो किस परिस्थिति में कहते हैं। यह चीज समझना है। यही आपने सवाल किया है कि हम किस परिस्थिति में कम को गो कहते हैं। तो सबसे पहले इस बात को समझिए कि दिस को दैट हम किस परिस्थिति में कहते हैं। मुद्दा यही समझ में आ जाएगा। मैं आपको कोई भी एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा तो फिर वो हो जाएगा, किसी जगह नहीं लागू होगा। इसका जो कोर कॉन्सेप्ट है वो समझिए। कोर कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे मैं इसी बोर्ड का एग्जाम्पल लेता हूं कि मैंने अपने बच्चों से कहा कि जानते हो यह बोर्ड नहीं है। ठीक है, अभी मैंने ये कहा, अब वो बच्चा यहां से चला गया और वो जाकर के घर पे कहा, मम्मी सर ने कहा, अब वहां क्या बोलेगा, यह बोर्ड नहीं है, क्योंकि यह जो बोर्ड है वो तो इस क्लासरूम में है और बच्चा अपने घर पर है और समय ऑलरेडी बीत चुका है। ठीक है, तो वो क्या कहेगा, वह बोर्ड जो सर के क्लासरूम में है नई थी। सिंपल सी बात यहां पर है कि समय बदले ना बदले, अभी उपस्थिति है तो नई है, लेकिन वो यह नहीं कहेगा। जैसे मैंने यहां पर कहा कि यह बोर्ड नई है, बच्चा अगर बाहर जाकर के किसी को यह बात कह रहा है तो क्या कहेगा, वह बोर्ड जो सर के क्लासरूम में है, यह बोर्ड वहां वो नहीं कह सकता है। ठीक है, अब उसी बात पर दूसरा देखिए कि कोई अगर आपसे यह कहता है कि अब मैं जा रहा हूं। ठीक है, तो अब को क्या कहेंगे, नाउ आई एम गोइंग, क्या हो जाएगा, तब वह जा रहा था, देन ही वॉज गोइंग। सिंपल है, क्यों, क्योंकि वो समय बीत चुका है और उस समय मान लीजिए कि मैंने 5 बजे शाम में यह कहा है कि मैं अब जा रहा हूं, तो ये जो अब है वो 5 बजे शाम के लिए मार्क्ड है। 9 बजे रात में इस घटना को किसी ने मेरे से पूछा और मैं उसी बात को बोल रहा हूं, उन्हें बता रहा हूं, तो क्या कहूंगा मैं, अब तो है नहीं। वो जो 5 बजे जिसको मैंने अब कहा था वो अभी के रात के 10 बजे के लिए तो तब है। तो इस बात को आपको समझना है। अब यहां पर रही बात कि कम गो कब होता है, तो 2-4 एग्जाम्पल से समझिए। जहां पर आपको संदर्भ के हिसाब से समझ में आए वहां पर बदलना है। ठीक है, और जहां नहीं समझ में आए कि भाई यहां पर गो करने से कोई फायदा नहीं है, तो वहां पर नहीं बदलना है। चलिए हम एक एग्जाम्पल सामने रखते हैं, उसके हिसाब से हम आपको समझाते हैं। तो पहला देखिए, जैसे मैं कहूं ही सेड, एग्जाम्पल लेते हैं, आई विल कम हियर अगेन, आई विल कम हियर अगेन। अब यहां पर देखिए कि यहां जो है वो ही का ही स्टेटमेंट है कि ही सेड आई विल कम हियर अगेन। तो क्या बनेगा इसका, he said that he would come there again। यहां पर इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, यहां पर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्यों, क्योंकि ही का जो स्टेटमेंट है वो वही है, अपने ही बारे में बात कर रहा है। तो यहां पर हम इसको गो क्यों करेंगे, संदर्भ के हिसाब से मेरा सेंटेंस का सेंस सही आ रहा है, कोई बदलाव नहीं है। लेकिन अगर कोई ऐसा कहे कि रोहन said to me come to my party। ठीक है, अब इसको देखिए कि रोहन ने मुझे कहा है, तो मुझे कहा है, तो यहां पर आप क्या करेंगे कि क्या कहेंगे, रोहन ने मुझसे कहा उसकी पार्टी में जाने को। तो इसको जब चेंज करेंगे तो यहां पर कम जो है वो गो में चेंज होगा सेंस के हिसाब से। ठीक है, क्यों, क्योंकि रोहन अभी मेरे सामने नहीं है,
जब ये दोबारा हम इसको कोट करेंगे, रोहन टोल्ड मी, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो, रिक्वेस्ट लगा सकते हो, किसी प्रकार का नॉर्मली यहां पर है। तो आप जब इंपरेटिव सेंटेंस है, वर्ब से शुरुआत हुई है, तो हम नॉर्मली टोल्ड भी रख सकते हैं कि भैया उतना फॉर्मल होके नहीं कहा है, नॉर्मली उसने कह दिया, ठीक है, टू गो टू। अब यहां जो है वो इसके हिसाब से हिज पार्टी करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का क्या है कि यहां पर क्या कह रहा है कि अब इसको समझने के लिए आप देखिएगा, तो जब यहां पर जो कम है ना वो, ठीक है, स्पीकर की तरफ जा रहा है, यहां पर स्पीकर खुद है, ये चीज। तो इस दोनों में इस तरीके से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं सेंस के हिसाब से। लेकिन इन बुद्धि पर भी एक बुद्धि भारी पड़ जाती है, और वहां पर फिर आप जो है दोनों आ जाता है, ठीक है, कि अगर हम यहां पर ये लिख देते हैं रोहन टोल्ड मी टू कम टू हिज पार्टी, तो भी वो गड़बड़ नहीं जाएगा सेंस, कि रोहन ने मुझसे कहा, ठीक है, उसकी पार्टी में आने को, उसकी पार्टी में जाने को। इसमें कोई खासा अंतर नहीं पड़ता है, फर्क नहीं पड़ता है यहां पर। लेकिन ठीक है, जब यहां पर इसका जो सेंस जा रहा है वो किससे कनेक्शन जा रहा है, रोहन की तरफ कनेक्शन जा रहा है, तो ठीक है, यहां पर हम इसको कर रहे हैं, ये ध्यान में रखते हुए। अब जरा एक सवाल और देखिए, हम यहां पर एक सवाल आपके सामने रखते हैं। द टीचर सेड द स्टूडेंट्स don't come to school, ठीक है। अब अगर आप इसको बनाइएगा ना, तो यहां पर जो है, आप अगर इसको देखिए क्या हो जाएगा, द टीचर सेड दैट द स्टूडेंट्स didn't come और go दोनों चलेगा। क्यों? यहां पर फिर से वही कनेक्शन जो है वो स्पीकर की तरफ नहीं जा रहा है। इसमें सेंस क्या आ रहा है कि शिक्षक ने कहा कि बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, या शिक्षक ने कहा बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। जरूरी तो नहीं है कि वो स्कूल में है। अगर वो शिक्षक स्कूल में है तो वो कहेगा स्कूल नहीं आते हैं, और अगर वो उस स्कूल का शिक्षक नहीं है तो फिर उस स्कूल में आने की बात क्यों कहेगा, वो नॉर्मली कहेगा। और अगर चलिए इसको हम टीचर की जगह पर कुछ और कह दें कि मिस्टर सिन्हा सेड, तब आप क्या करेंगे? तो ये जो डिफरेंसेस है ना, इसका कोई सर्टेन रूल नहीं है कि कम को कहां पर गो करना है। आप मेरी बात को अगर समझ पा रहे हैं तो इस बात को समझिए कि अकॉर्डिंग टू द सेंस एंड द डिमांड ऑफ द सेंटेंस, आप चाहो तो कम को गो करो, चाहो तो नहीं करो। जहां पर नहीं करने पर अर्थ में बदलाव आ जाएगा। देखिए नरेशन का, वॉइस का, डिग्री का, ये सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर आता है, ट्रांसफर द फॉर्म, मीनिंग नहीं बदलना चाहिए। तो अगर आपके कम को गो ना करने से सेंस में तबादला हो रहा है तो आप गो करिए, और अगर ठीक ठाक रह जा रहा है, कोई मीनिंग में बदलाव नहीं आ रहा है, तो कोई ऐसा गोल्डन रूल नहीं है इसका यहां पर कि हम इस परिस्थिति में करेंगे। हाँ, अगर वहां पर नहीं बदलने से मूल अर्थ में, भाव में चेंज आ रहा है तब हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। तो इस बात को ध्यान रखिएगा। मुझे लगता है कि मैंने आपको बहुत अच्छे से इस बात को समझा दिया है कि अगर आप यहां पर देखिए इसका कनेक्शन किससे है, रोहन से है, तो आप इस जगह पर बदल लो। लेकिन अगर हम नहीं भी बदल रहे, रोहन टोल्ड मी टू कम टू हिज पार्टी, क्या फर्क पड़ रहा है सेंटेंस में? कुछ खासा फर्क पड़ रहा है? मेरे हिसाब से तो हमको नहीं लग रहा है कोई फर्क पड़ रहा है, और यहां पर तो बिल्कुल ही नहीं पड़ रहा है इस वाले में। तो यहां पर एक कनेक्शन जो है, जो सब्जेक्ट है, जो स्पीकर है, वही वो कम की चर्चा कर रहा है। लेकिन अगर आप फिर कहेंगे कि सर कहीं पर बदल रहा है, कहीं पर नहीं बदल रहा है, अब इसमें देखिए आप इसमें बदलेंगे तो भी ओके है, नहीं बदलेंगे तो भी ओके है। सिंपल सी कहानी है। तो सबसे बड़ी बात मैं बस इतना ही कहना चाहता हूं कि रूल से बचिए, रूल से बचिए, समझदारी को अपनाइए। क्या आप उर्दू बोलते हैं? क्या हिंदी भाषा भाषी लोग हिंदी बोलते हैं? तो उसमें रूल्स पकड़ के चलते हैं या समझदारी के हिसाब से चलते हैं? तो भाषा ना आपकी समझदारी और सिचुएशन को देखते हुए रची जाती है, तो हमेशा से आपको यही फॉलो करना चाहिए। तो मलिक साहब, मैं समझता हूं कि मैंने आपके इस बात का जवाब सफलतापूर्वक दिया है और आपको समझाने की कोशिश की और आपको समझ में आ गया। तो मैं बस आपकी तरफ से एक रिस्पॉन्स चाहता हूं कि अगर आप समझ गए तो ठीक, नहीं तो हम फिर एक प्रयास करेंगे दोबारा और कुछ अच्छे तरीके से प्रयास करेंगे। देखिए मेरा सीधा सीधा मानना है कि रूल्स को हटाइए। रूल्स अगर आपके जीवन में रह गया ना, इंग्लिश से जुड़ा हुआ, तो बोल नहीं पाएंगे।
रूल्स की जरूरत भी नहीं है। आप कौन सी भाषा को रूल्स से लेकर के चलते हैं? रूल्स एक नींव की तरह है जो एक कॉन्सेप्ट देता है। तो समझदारी यह है कि जहां कम की जरूरत है वहां कम लगाएंगे, जहां गो की जरूरत है वहां गो लगाएंगे। ऐसा कोई गोल्डन रूल नहीं है कि इसको बदलने के लिए। मैंने क्या कहा कि मैंने बच्चों से कहा कि यह बोर्ड नहीं है, और बच्चा अगर उसी क्लास में रह करके उसी चीज को रिपोर्ट करेगा तो फिर वो जो है दिस दैट में चेंज नहीं होगा समय बदलने के बाद भी। अगर मैंने आज कहा है और वही बच्चा 5 दिन 2 महीने के बाद कहे कि सर ने यह कहा था कि यह बोर्ड नई थी, सिंपल सी बात है, तो यह से वहां वह नहीं होगा। वो दिस जो है वो दैट में चेंज नहीं होगा क्योंकि वो बच्चा क्लासरूम में है। और वही बच्चा अगर उसी समय क्लासरूम से बाहर चले जाए तो फिर वो जब बाहर है तो उसके सामने वो बोर्ड नहीं है, तो उस सिचुएशन में वो दिस को दैट करेगा। तो इसका कोई गोल्डन रूल नहीं है, बस ये अंडरस्टैंडिंग पर काम करता है। अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन यू हैव टू डिसाइड, आइदर यू हैव टू चेंज योर दिस इनटू दैट, कम इनटू गो, नाउ इनटू देन और नॉट। ये आपको डिसाइड करना है। तो उम्मीद तो यही करते हैं मलिक साहब कि मैंने आपके सवाल को सही सही समझाने की कोशिश जो की है उसमें मैं सफल रहा हूं। तो मैं चाहता हूं कि एक रिस्पॉन्स आप कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। चलिए, अब रहा यहां पर दूसरे सवाल का कि पास्ट पार्टिसिपल क्या है। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल क्या है? तो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब है, तो मैं ऐसे लोगों को कहूं कि पास्ट पार्टिसिपल वर्ब नहीं है। ठीक है, जब मैं अपनी बात कहूं तो मैं पहले एक शिक्षक नहीं हूं, मैं एक इंसान हूं, और यही इंसान कहीं पर शिक्षक है, कहीं पर किसी का भाई है, कहीं पर किसी का बेटा है और कहीं पर किसी का दोस्त है। तो ये जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एक्शन वर्ड जो होता है वो एक एक्शन वर्ड होता है फाइनाइट और एक होता है नॉन फाइनाइट। ठीक है, मैं साधारण सीधा सीधा ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। आपको इसको देखना है तो टाइम एंड टेंस में क्लोज वाले में चले जाइए। फाइनाइट वर्ब एक्शन वर्ड जो उसका फॉर्म है वो एक्चुअल वर्ब का फॉर्म होता है, मतलब वो एक्शन की तरह ही काम करता है। तो फाइनाइट वो होता है जो सब्जेक्ट के नंबर बदलने पर अपना फॉर्म। फाइनाइट का मतलब क्या होता है? लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड। तो रिस्ट्रिक्शन में क्या होगा? बदलाव होगा। अगर मेरे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस आएंगे सोसाइटी के, तो सोसाइटी के हिसाब से मुझे चलना पड़ेगा। तो रिस्ट्रिक्शंस का मतलब ही यही होता है कि किसी के अकॉर्डिंग आपको चलना है, वही रिस्ट्रिक्शन। अगर आप अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो फिर रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो फाइनाइट के साथ क्या है कि इस पर सब्जेक्ट के नंबर का रिस्ट्रिक्शन है कि अगर आप नंबर चेंज करोगे तो वर्ब का फॉर्म चेंज होगा, तो फाइनाइट कहलाएगा। पोर्शन का रिस्ट्रिक्शन है, अगर पोर्शन चेंज करोगे तो फॉर्म चेंज होगा। जैसे हम कहते हैं ही प्लेज, पोर्शन चेंज करें तो ही को हम क्या करते हैं? सेकंड पोर्शन कर दें, यू प्ले। नंबर चेंज करें, ही को दे कर दें तो दे प्ले। तो ये कहलाते हैं फाइनाइट। दूसरे जो है नॉन फाइनाइट, वो रिस्ट्रिक्शंस को फॉलो नहीं करते, ना सब्जेक्ट के, नंबर के, पोर्शन के और ना ही टेंस के, किसी के रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करते हैं। और उसी में तीसरा है जो नॉन फाइनाइट जो है ना, उसमें होता है पहला इंफिनिटिव, दूसरा होता है जिरंड और तीसरा होता है पार्टिसिपल। ये नॉन फाइनाइट का हिस्सा है। ठीक है, पहला है जिरंड इंफिनिटिव, दूसरा है जिरंड, तीसरा है पार्टिसिपल। इसी पार्टिसिपल में दूसरा है पास्ट पार्टिसिपल, पहला है प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या है? प्रेजेंट पार्टिसिपल। ध्यान रखिएगा कि यह है प्रेजेंट पार्टिसिपल। और जो तीसरा है वो है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो परफेक्ट पार्टिसिपल, अब इसके जो यूजेस है ना वो अलग अलग हैं। ठीक है, हम पास्ट पार्टिसिपल से हम निर्माण करते हैं परफेक्ट का, जहां है जब लगाते हैं तो परफेक्ट बनता है। इसको अगर हम वर्ब बी के साथ रख देते हैं तो वो पैसिव में काम आता है कि मैंगो इज इटन, आई हैव इटन अ मैंगो, और अ मैंगो इज इटन या अ मैंगो हैज बीन इटन। तो यहां पर जब ये बी बिन के साथ आता है ये पास्ट पार्टिसिपल, तब वो पैसिव का फॉर्म है। जब वो हैज हैव के साथ आ रहा है तब वो एक्टिव यानी कि टेंस का फॉर्म है। तो पास्ट पार्टिसिपल एक नॉन फाइनाइट है जो, और नॉन फाइनाइट एक्शन वर्ड का एक फॉर्म है। एक्शन वर्ड दो तरीके से काम करता है। जब वो फाइनाइट हो जाता है तो वो वर्ब की तरह काम करता है। जी हां, और जब वो नॉन फाइनाइट होता है तो या तो वो नाउन होता है या एडजेक्टिव होता है अपने मूल रूप में। लेकिन हम इससे बना सकते हैं, इससे हम कंटीन्यूअस टेंस बनाते हैं, इससे हम परफेक्ट टेंस बनाते हैं, इससे हम पैसिव बनाते हैं। तो पास्ट पार्टिसिपल ना नॉन फाइनाइट का एक हिस्सा है
जिसमें कि इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल है। पार्टिसिपल का ये दूसरा हिस्सा है पास्ट पार्टिसिपल। सामान्य तौर पर हम इसमें नॉर्मल जो वर्ब फॉर्म होता है उसमें ईडी लगा करके इसकी रचना करते हैं। हाँ, उसमें हम ईडी लगा करके सामान्य तौर पर, ऐसे कहीं पर एनटी भी लगता है, कहीं पर टी भी लगता है, और जो इरेगुलर है गो का वेंट, वेंट का उसके बाद गॉन हो जाता है। तो इस तरह के भी होते हैं कुछ सारे ऐसे जो सेम सेम रहते हैं, कट कट कट, पुट पुट पुट। तो ये सारी चीजें आप जानते हैं, तो मुझे इस पर विस्तार से बात करने की जरूरत आई थिंक नहीं है। तो मुझे जहां पर लगता है कि मैंने जो भाई साहब हैं एसबी गेम वाईटी आपके सवाल का सफलतापूर्वक जवाब दे दिया है कि पास्ट पार्टिसिपल नॉन फाइनाइट में पार्टिसिपल का एक प्रकार है जिससे हम टेंस हैज हैव के साथ परफेक्ट टेंस बनाते हैं, बी के साथ पैसिव बनाते हैं। ठीक है, अगर हम मूल रूप से पास्ट पार्टिसिपल को देखें तो वो सिर्फ और सिर्फ अगर अकेले आएगा तो वो एक एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जैसे स्टोलन पर्स इज न्यू। हाँ, स्टोलन पर्स इज न्यू। अगर हम इसको हैज हैव के साथ लगाते हैं तो कहेंगे कि आई हैव स्टोलन अ पर्स। नाउ दिस सेंटेंस इंडिकेट्स प्रेजेंट परफेक्ट, आई हैव स्टोलन अ पर्स। तो यहां पर यह पार्टिसिपल एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा, ये पास्ट पार्टिसिपल एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा क्योंकि ये हैज हैव के साथ है। और अगर कोई ये कहता है अ पर्स इज स्टोलन, नाउ दिस सेंटेंस इंडिकेट्स पैसिव एंड हियर पास्ट पार्टिसिपल इज नॉट वर्ब, ये एडजेक्टिव की तरह काम किया। जी हां, तो इस अंतर को आपको समझना पड़ेगा और उम्मीद है भाई साहब कि मैंने आपके समस्या का, शंका का पूरी तरह से निदान किया है। तो मैं आपकी तरफ से भी कमेंट में एक रिस्पांस चाहता हूं कि यस सर मैं समझ गया। और मैं सभी सब्सक्राइबर से बस ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आपको जो मन में सवाल आता है पूछिए, सवाल सार्थक होगा तो मैं इसी तरह से वीडियोस के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। अब यहां पर स्मृति का सवाल है, एक उसको भी देखते चलते हैं। स्मृति का सवाल है क्लोज टेस्ट का है, एपिसोड 12वां, सवाल नंबर 8। क्लोज टेस्ट है, एपिसोड 12वां, सवाल नंबर 8। क्लोज टेस्ट है, ये 13वां है, क्लोज टेस्ट 12वां। इनटू का प्रयोग हम जब तब करते हैं या रिलीजियस पर्पस का कोई मतलब नहीं है, ऑफिशियल पर्पस, इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई मतलब नहीं है, इंटरनेशनल का भी यहाँ पर कोई मतलब नहीं है। जब स्टेट गवर्नमेंट की बात की जा रही है तो एक स्टेट से दूसरे स्टेट की बात होगी, तो यहाँ पर हो जाएगा इंटरस्टेट। क्या हो जाएगा? 7 का ए। क्या हो जाएगा? 7 का ए। देन द नीड फॉर अ स्टेबल लैंग्वेज फॉर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, ठीक है, आपका इट्स हो जाएगा। अब देखिए इसमें कुछ वर्ड्स है, उसको आप यहां पर देख लीजिए, ठीक है। कम्युनिकेशन के बीच में जो आ रहा है क्या कह रहा है कि देन द नीड फॉर अ स्टेबल लैंग्वेज फॉर इंटरस्टेट कम्युनिकेशन कम्स अप। जब इंटरस्टेट कम्युनिकेशन की बात करते हैं तो हम एक स्टेबल लैंग्वेज की बात यहां पर जरूरत महसूस होती है, ठीक है। और क्रॉप अप का मतलब होता है सामने आना या पैदा होना। एक बार फिर से सुन लीजिए कि जो पहला का आंसर है वो है ए। देखिए मुझे तो यहां पर कुछ खासा दिक्कत लग नहीं रहा है। कह रहा है 8वें नंबर सवाल में अगर आप देखिए तो कह रहा है देन द नीड फॉर अ स्टेबल लैंग्वेज फॉर इंटरस्टेट, है ना। 7 नंबर में क्या कह रहा है? इंटरस्टेट कम्युनिकेशन, है ना। दूसरे का आंसर है बी। 8 नंबर में है कम्स अप। तो कम्स अप का मतलब है कि यहां पर जब बीच में वो मुद्दा आता है उसकी बात कह रहे हैं। तो यहां पर उसके हिसाब से आपने सिर्फ
ये नहीं लिखा है कि क्यों। जब हम इंटर स्टेट कम्युनिकेशन की बात करें तो स्टेबल लैंग्वेज है ना, कह रहा है कि देन द नीड फॉर स्टेबल लैंग्वेज फॉर इंटर स्टेट कम्युनिकेशन। हम यहाँ पर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, जो डिफरेंट भाषा भाषी राज्य होते हैं, अलग अलग होते हैं, कहीं पर तमिल हो रहा है, कहीं पर कन्नड़ बोली जा रही है, कहीं पर कोई और भाषा, तो वहां पर जो है कम्युनिकेशन में दिक्कत होती है। तो हम एक इंटर स्टेट कम्युनिकेशन के लिए जो लैंग्वेज की बात करें तो स्टेबल लैंग्वेज की बात होती है, जहां पर कि हम दोनों क्षेत्र के लोगों को एक ऐसा लैंग्वेज रखें जिसमें कि वो समझदारी हो सके। तो मेरे हिसाब से तो यहां पर कम्स अप बिल्कुल सही है इसके साथ 8 का ए। अगर इसमें कोई ऑप्शन आपको लग रहा है तो ऑप्शन मुझे बताइए कि आपको उसमें क्या लग रहा है। स्मृति, मेरे हिसाब से तो कम्स अप यहां पर ठीक है। बाकी जो 3 ऑप्शन है, राइजेस, क्रॉप अप एंड परसिस्ट, यहां पर सेंस नहीं दे रहा है उसके हिसाब से। ठीक है, तो उम्मीद है कि यहां पर आप सबके सवाल का मैंने सफलतापूर्वक जवाब दिया है। मलिक साहब, मैं आपसे चाहता हूं कि आप इस पर रिस्पॉन्स करें। एंड जो गेमर भाई साहब हैं, आप जो पार्टिसिपल वाला सवाल पूछा है, तो मैं आपसे भी ये उम्मीद करता हूं कि आप भी इस पर कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको ये समझ में आया या नहीं आया। मलिक साहब, मेरा जो प्रोसेस है पढ़ाने का वो थोड़ा सा अलग है। मैं रूल्स के पीछे भागने से मना करता हूं, बिकॉज रूल्स को याद रखना हमेशा से परेशानी का एक जो है वो सबब होता है, और मुझे नहीं लगता है कि रूल्स पर जोर देना चाहिए। तो अगर आप समझ गए हैं तो आप मुझे रिस्पॉन्ड करेंगे, नहीं समझे हैं तो फिर हम अगले दिन इस पर कोशिश करेंगे कि आपको हम अच्छे से समझाने की कोशिश करें। बहरहाल समय यहां से विदा लेने का। आप सब घर में रहिए, खुश रहिए, संडे है, एंजॉय करिए, मस्त रहिए। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।